हेलो विद्यार्थियों। हाइड्रोकार्बन के नामकरण के बाद हम एक नया बिंदु प्रारंभ करने जा रहे हैं, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुण। जो कार्बन यौगिक होते हैं उनके रासायनिक गुण। पहला रासायनिक गुण हम पढ़ने जा रहे हैं, दहन या कंबक्शन। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन यौगिकों को जलाते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया को हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। सामान्य उदाहरण है, जब कार्बन यौगिक होता है किसी प्रकार का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल का अणु, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। जब भी हम किसी को जलाते हैं तो प्रकाश भी उत्पन्न होता है। महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मेथेन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा, प्रकाश उत्पन्न होते हैं। और सेम इसी प्रकार की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ भी होती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा और प्रकाश प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रियाएं दहन अभिक्रियाओं के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के भी उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, हाइड्रोजन का निष्कासन। जहां पर ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का निष्कासन होता है उन्हें हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कह रहे हैं। यहाँ कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर ये एक तरह से ऑक्सीकरण अभिक्रिया के भी उदाहरण है। यहाँ से हाइड्रोजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोजन हो रहा है। तो ये सभी हमारे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के भी उदाहरण है। नया बिंदु है हमारा ज्वाला एवं धुआं। यहाँ से महत्वपूर्ण बिंदु है, 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जब कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है, एकल बंध उपस्थित होता है, तो वे हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। और उसका उदाहरण है एल्केन श्रेणी। इसका उदाहरण है एल्केन श्रेणी। सामान्यतः जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो वे स्वच्छ ज्वाला, नीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। दूसरा बिंदु है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जब कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध या कार्बन कार्बन के मध्य त्रिबंध पाया जाता है, तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसके उदाहरण है एल्कीन एवं एल्काइन श्रेणी। एल्कीन और एल्काइन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वहां से पीली ज्वाला, काला धुआं या कज्जली निपेक्ष, कज्जली निक्षेप क्या होता है, जब हम बर्तन को गर्म करते हैं और बर्तनों पर काला काले रंग का काला काला धुआं, काला काला रंग निक्षेपित होता है तो उसे हम कज्जली निक्षेप कहते हैं। और यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की को जलाने पर होता है। ऑक्सीजन की सीमित आपूर्ति होने पर, ऑक्सीजन की कमी होने पर या ऑक्सीजन की मात्रा सीमित होने पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का भी अपूर्ण दहन होता है, जिससे यह कज्जली ज्वाला बनती है। जहां पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में स्वच्छ ज्वाला देते हैं, अगर उनको मिलने वाली ऑक्सीजन सीमित कर दी जाए, ऑक्सीजन की आपूर्ति कम कर दी जाए, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कज्जली ज्वाला उत्पन्न करने लगते हैं। गैस और केरोसिन स्टोव। पर्याप्त वायु की आपूर्ति से ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण मिलता है, जिससे स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। हमारा जो गैस बर्नर या केरोसिन स्टोव होता है पुराने वाले, अगर उनको उचित रूप से ऑक्सीजन समृद्ध वायु मिलती है तो वे स्वच्छ नीली ज्वाला उत्पन्न करते हैं। यदि खाना बनाते समय बर्तन का तला, बर्तन का पेंदा काला हो रहा है तो यह दर्शाता है कि वायु छिद्र बंद है और ईंधन का पूर्ण दहन नहीं हो रहा है। यदि हमारे बर्तनों पर कज्जली निक्षेप लग रहा है, बर्तन काले पड़ रहे हैं, तो उसका अर्थ है कि हमारे स्टोव के वायु छिद्र बंद है, या जो हमारा फ्यूल है, ईंधन है, उसको पूर्ण रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ईंधन का अपूर्ण दहन हो रहा है, ईंधन पूर्ण तरह से दहन नहीं हो रहा। उस स्थिति में हमारे बर्तनों पर काला निक्षेप, कज्जली निक्षेप उत्पन्न होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण। कोयला और पेट्रोलियम हमारे पारंपरिक फ्यूल है, इनके अंदर कुछ मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर पाई जाती है। जब कोयला और पेट्रोलियम का दहन किया जाता है तो यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और ये दोनों मुख्य रूप से हमारे पर्यावरणीय प्रदूषक है। ये सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड। कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ क्यों जलते हैं? जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो उनमें से आग उत्पन्न होती है और बहुत सौ में आग उत्पन्न नहीं होती, फ्लेम ज्वाला उत्पन्न नहीं होती। ज्वाला तब बनती है जब केवल गैसीय पदार्थ जलते हैं। जब हम किसी पदार्थ को जलाते हैं और उसके गैसीय पदार्थों का दहन होता है तो वहां पर ज्वाला उत्पन्न होती है। जैसे हम मोमबत्ती को जलाते हैं और मोमबत्ती के ऊपर जो मोम पिघलकर गैसियस फॉर्म में मोम पिघलकर वाष्पशील अवस्था में आती है, और जब वो वाष्पशील पदार्थ जलते हैं तो वहां पर हमें फ्लेम दिखाई देती है, ज्वाला दिखाई देती है। लकड़ी या कोयला
कभी कभी बिना ज्वाला के लाल होकर चमकता है और उष्मा उत्पन्न करता है। जब हम लकड़ी या कोयले को बहुत देर तक जलाते हैं तो उनसे फ्लेम ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, सिर्फ वह लाल रंग के होकर हमें उष्मा प्रदान करते हैं। जबकि लकड़ी या चारकोल को जलाया जाता है तो उसमें उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत होकर वाष्पीकृत होकर प्रारंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। और जब हम किन्हीं दूसरी वस्तुओं को जैसे लकड़ी चारकोल को जलाते हैं तो उनमें उपस्थित पदार्थ वाष्पीकृत होते हैं और वे वाष्पीकृत पदार्थ गर्म होकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। गर्म होकर ज्वाला उत्पन्न करते हैं। दीप्त ज्वाला तब दिखाई देती है जब गैसीय पदार्थ के परमाणु अत्यधिक गर्म होकर चमकने लगते हैं। ज्वाला हमें जैसे आग की ज्वाला या फिर कैंडल मोमबत्ती जलाने पर निकलने वाली ज्वाला तब दिखाई देती है जब गैसीय पदार्थ के परमाणु अत्यधिक गर्म होकर चमकने लगते हैं, तो वहां पर ज्वाला उत्पन्न होती है। यह भी मुख्य बिंदु है, यह हमें ध्यान में रखना है। ऑक्सीकरण। अब हम रासायनिक गुणों में दूसरा गुण पढ़ते हैं, ऑक्सीकरण। पहला हमने पढ़ा है दहन, दूसरा पढ़ते हैं ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। दहन के दौरान हमने ऊपर पढ़ा था कि दहन के दौरान कार्बनिक यौगिकों का ऑक्सीकरण होता है, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यह एक प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। उसका दूसरा उदाहरण देखते हैं हम। एल्कोहल की जब ऑक्सीकरण किया जाता है, एल्कोहल का जब ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया जाता है तो हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH अम्ल के यौगिक प्राप्त होते हैं। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल या ओइक अम्ल के यौगिक प्राप्त होते हैं। ऐसे पदार्थ ऑक्सीकारक। महत्वपूर्ण परिभाषा है, 1 नंबर का सवाल पूछा जाता है। ऐसे पदार्थ जो अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन देने में सक्षम होते हैं, जिन पदार्थों का वे ऑक्सीकरण कर देते हैं, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। ऑक्सीकरण करने वाले पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं, अर्थात वे अपने में से ऑक्सीजन किसी दूसरे को देने की क्षमता रखते हैं, इसलिए उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है CH3CH2OH, इसे हम एथेनॉल कहते हैं। और यहाँ पर हम 2 अभिकर्मक उपयोग में लेते हैं, ऑक्सीकारक का उपयोग में लेते हैं, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, या इसके अलावा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट। यह दोनों ही ऑक्सीकारक है, यह दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जब एल्कोहल अभिक्रिया करता है तो एल्कोहल में एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है, एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। एथेनोइक अम्ल का निर्माण करता है। यह एक प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक KMnO4 क्षारीय प्रकृति का पोटेशियम परमैंगनेट होता है और K2Cr2O7 अम्लीय प्रकृति का पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। और जब एल्कोहल की ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराई जाती है तो वहां पर हमें एथेनोइक अम्ल की प्राप्ति होती है। एल्कोहल को अम्ल में ऑक्सीकृत कर रहे हैं, ये दोनों ऑक्सीकारक एल्कोहल को ऑक्सीडाइजेशन कर रहे हैं और एथेनॉल अम्ल में परिवर्तित हो रहा है। अगला बिंदु है हमारे संकलन अभिक्रिया। महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। पहली अभिक्रिया हमने पढ़ी दहन की अभिक्रिया, दूसरा पढ़ा हमने ऑक्सीकरण, तीसरी अभिक्रिया होती है संकलन अभिक्रिया। उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन द्विबंध या त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। एल्कीन या एल्काइन श्रेणी के हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके निकल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन श्रेणी का निर्माण करते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। इस अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर जो उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं वो पैलेडियम और दूसरा उत्प्रेरक होता है निकल। इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं प्रभावित हुए बिना किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं। वे अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, जबकि उनका स्वयं पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। वे स्वयं कभी भी कम या ज्यादा नहीं होते, परंतु अभिक्रिया की दर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कराई जाती है और यहाँ पर निकल और पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम संकलन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड या द्विबंध के साथ कार्बन उपस्थित होता है, वह हाइड्रोजन से क्रिया करके एल्केन श्रेणी का निर्माण करता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण
करता है, वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण। और इस अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदलते हैं, इसलिए यह अभिक्रिया का नाम होता है हाइड्रोजनीकरण। और हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया बार बार एक नंबर में पूछी जाती है। वनस्पति तेलों में सामान्यतः लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पाई जाती है। वनस्पति तेलों में असंतृप्त कार्बन उपस्थित होती है, इसलिए हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। वनस्पति तेल हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, जबकि जो जंतु वसा होती है, जानवरों का मांस होता है, जंतुओं की वसा होती है, उसमें संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला पाई जाती है और यह हमारे लिए नुकसानदायक होता है। नुकसानदायक होते हैं। जंतु मांस, जंतु वसा, जंतुओं का मांस हमारे लिए नुकसानदायक होता है, जबकि वनस्पति तेलों में असंतृप्त कार्बन की श्रृंखला होती है, वो हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। और जंतु वसा में संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होती है, इसलिए वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। एक नंबर में यह सवाल पूछा जाता है। वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में किया जाता है। निकल उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है और इस अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हाइड्रोजनीकरण उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन का जुड़ना और संतृप्त यौगिक का निर्माण करना हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मुख्य बिंदु है, बार बार यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अगला बिंदु है हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रतिस्थापन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन सामान्य रूप से अक्रिय होते हैं। जो भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, एल्केन श्रेणी संतृप्त हाइड्रोकार्बन होती है, स्थायी होती है, तो वह सामान्य रूप से अक्रिय होती है। जबकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन के साथ तीव्र अभिक्रिया करता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को वहां से निष्कासित कर देता है। हाइड्रोजन को वहां से निष्कासित कर देता है। इस अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और हाइड्रोजन का निष्कासन क्लोरीन परमाणु करता है और यह सूर्य के प्रकाश में, यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में संपन्न होती है। उदाहरण देखिए CH4, यहाँ पर CH4 हमारा मेथेन है। मेथेन यौगिक की अभिक्रिया जब क्लोरीन से कराई जाती है, क्लोराइड से कराई जाती है, क्लोरीन गैस से कराई जाती है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन यहाँ से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करता है और साइड में क्लोरोमेथिल का निर्माण करता है। क्लोरोमेथिल का निर्माण करता है और यहाँ पर HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण भी होता है। यहाँ क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है। क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित कर देता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक परमाणु या परमाणुओं का समूह किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं के समूह का स्थान ले लेता है। यहाँ पर क्लोरीन हाइड्रोजन का स्थान लेता है और हाइड्रोजन को निष्कासित कर देता है और यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। जैसे CH4 होता है हमारा मेथेन, जब सबसे पहले इसकी अभिक्रिया क्लोरीन से किया जाता है तो वहां पर मेथिल क्लोरो का निर्माण होता है। उसके बाद वापस से क्लोरीन से अभिक्रिया कराने पर एक और हाइड्रोजन की कमी हो जाती है और यहाँ पर नया क्लोरीन जुड़ जाता है। फिर और अब आगे अभिक्रिया अगर ये चलती रहती है तो हाइड्रोजन का निष्कासन होता है और लास्ट में जाके हमारे पर CCl4 टेट्रा क्लोरो कार्बन का निर्माण होता है। कार्बन की चारों संयोजकता क्लोरीन के द्वारा पूरी होती है और टेट्रा क्लोरो कार्बन का निर्माण होता है। इस प्रकार से क्लोरीन हाइड्रोजन को निष्कासित करके उसका स्थान ग्रहण करता है, उसे हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पर हमारे कार्बन के रासायनिक गुण पूर्ण होते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक, कार्बन के महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला यौगिक है हमारे पास एथेनॉल। पहला यौगिक है एथेनॉल। रासायनिक सूत्र, एथेनॉल का साधारण रासायनिक सूत्र C2H5OH या इसे हम CH3CH2OH। यहाँ पर OH एल्कोहल क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है और दो कार्बन के कारण इसका नाम एथ प्लस एल्कोहल समूह होने के कारण ओल जुड़ता है। यहाँ पर इसका अनुलग्न ओल जुड़कर यह एथेनॉल का निर्माण करते हैं। एथेनॉल का निर्माण करते हैं।
रासायनिक सूत्र C2H5OH CH3CH2OH। एथेनॉल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है, इसे सामान्यतः एल्कोहल कहा जाता है। एल्कोहल, शराब, दारू, मदिरा, ये सभी हमारे एथेनॉल के नाम है। इसका उपयोग विलायक के रूप में किया जाता है, दवाइयों के घटक के रूप में किया जाता है। एल्कोहल का उपयोग टिंचर आयोडीन के घटक के रूप में किया जाता है। टिंचर आयोडीन के बारे में पूछा जाता है, जब हमें चोट लगती है तो जब हम मेडिकल या अस्पताल में जाते हैं तो हमारे लाल या काले रंग का जो द्रव लगाया जाता है उसे टिंचर आयोडीन होता है। वहां पर एल्कोहल प्लस आयोडीन मिलकर टिंचर आयोडीन का निर्माण करते हैं। कफ सिरप, खांसी की दवाई में एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। टॉनिक मेडिसिन में एल्कोहल का उपयोग किया जाता है। औद्योगिक विलायक में, यह एक अच्छा विलायक होता है, इसलिए इसका उपयोग इंडस्ट्रियल उद्योगों में भी बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। एथेनॉल सभी अनुपातों में जल में घुलनशील होता है। सभी अनुपातों का मतलब वाटर प्लस एल्कोहल 10-90 में भी यह घुलनशील होगा, 90-10 में घुलनशील होगा। किसी भी मात्रा में अगर हम एल्कोहल को पानी में मिलाएंगे तो वह सभी प्रकार से घुलनशील होता है, इसलिए इसे एक अच्छा विलायक माना जाता है। एथेनॉल के स्वास्थ्य पर प्रभाव, जब हम ज्यादा मात्रा में एथेनॉल का उपयोग करते हैं या मानव जब अधिक मात्रा में ड्रिंकिंग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो उपापचयी प्रक्रियाओं को धीमा करता है। यह एथेनॉल हमारे शरीर की उपापचयी सभी प्रकार की क्रियाओं को धीमा करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है, हमारे दिमाग पर कंफ्यूजन पैदा करता है, हमारे दिमाग को कमजोर करता है। शरीर के समन्वय में कमी, शरीर के कोऑर्डिनेशन में कमी आती है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, आदमी गिरता है, उठता है। मानसिक भ्रम की उपस्थिति, सोचने समझने की क्षमता में कमी उत्पन्न होती है। सुस्ती, नींद आना, शरीर कमजोर रहता है, नींद आने लगती है। निर्णय क्षमता, पेशी समन्वय को प्रभावित करता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता और हमारे शरीर पर अंगों के नियंत्रण को कमजोर करता है। नई अभिक्रिया हमारे सोडियम के साथ एथेनॉल की अभिक्रिया, जब सोडियम एथेनॉल के साथ अभिक्रिया करता है तो सोडियम एथोक्साइड नाम के यौगिक का निर्माण करता है। जब सोडियम की अभिक्रिया CH3CH2OH एथेनॉल के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस का निष्कासन भी होता है। महत्वपूर्ण अभिक्रिया ध्यान रखनी है, जब सोडियम की अभिक्रिया एथेनॉल के साथ कराई जाती है तो हमें सोडियम एथोक्साइड हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। महत्वपूर्ण बिंदु, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। एथेनॉल का निर्जलीकरण, जब एथेनॉल के अंदर जो H2O परमाणु जल का अणु उपस्थित होता है, अगर हम उसको हटा देंगे तो उसे हम निर्जलीकरण कहते हैं। किसी भी यौगिक में से जल के अणु का निष्कासन करना या जल के अणु को हटा देना निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एथेनॉल को 443 केल्विन पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अधिकता के साथ गर्म किया जाता है तो इससे एथेन और जल का निर्माण होता है। यहाँ पर हमारा एथेनॉल उपस्थिति है। एथेनॉल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ जब 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो यहाँ पर एथेनॉल हमारा एथेन में बदल जाता है, एथेनॉल एथीन में बदल जाता है, गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, एथेनॉल एथीन में बदल जाता है, एथीन एल्कीन सीरीज में बदल जाता है और जल का अणु हमें प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया भी महत्वपूर्ण है। सांद्र H2SO4 की भूमिका, यहाँ पर सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक जल के अणु को हटाने वाले कारक का कार्य करता है जो एथेनॉल से जल के अणु को बाहर निकालता है। निर्जलीकारक जो जल के अणु को दूर करता है उसे हम निर्जलीकारक कहते हैं और यहाँ पर निर्जलीकारक का कार्य H2SO4 कर रहा है। जब एथेनॉल की अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराई जाती है और उसे 443 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो हमें एथेन प्राप्त होता है और साथ में जल का अणु प्राप्त होता है, इसे हम एथेनॉल का निर्जलीकरण कहते हैं। आगे हमारा मुख्य बिंदु है मेथेनॉल। मेथेनॉल का सूत्र होता है CH3OH, इसे हम मेथेनॉल कहते हैं। मेथेनॉल यह अत्यधिक विषैला और खतरनाक होता है। मेथेनॉल एथेनॉल की तुलना में अत्यधिक खतरनाक और विषैला होता है, इसके उपयोग से तुरंत जान जाने का खतरा भी रहता है। जब मेथेनॉल हमारे यकृत में लीवर में पहुंचता है तो वह मेथेनॉल से मेथेनेल में बदल जाता है, उसका अपघटन हो जाता है, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और वो मेथेनॉल से मेथेनेल में बदल जाता है। मेथेनेल कोशिकीय घटकों के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करता है और हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाता है, हमारे अंगों का भक्षण करना प्रारंभ करता है। हमारे जो अंदर के शरीर के अंदर के अंग होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है, उनका भक्षण करना प्रारंभ करता है। जबकि मेथेनॉल हमारी दृष्टि
तंत्रिका आंखों को प्रभावित करता है और अंधापन भी उत्पन्न कर सकता है। इस प्रकार से मेथेनॉल का उपयोग हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारे लिए खतरनाक होता है। विकृत एल्कोहल, औद्योगिक इथेनॉल को पीने योग्य न रहने देने के लिए इसमें मेथेनॉल जैसे विषैले पदार्थ मिलाए जाते हैं। औद्योगिक रूप से एल्कोहल का उपयोग किया जाता है तो वहां पर काम करने वाले आदमी उसको पी नहीं ले, उसके लिए उससे बचाने के लिए उसमें मेथेनॉल जैसे विषैले पदार्थ मिलाए जाते हैं। आसानी से पहचानने के लिए इसमें रंग व रंजक मिलाए जाते हैं। इनका आसानी से पहचाना जा सके इसलिए उनके अंदर कलर मिलाते हैं, रंग मिलाते हैं और इस प्रक्रिया को हम विकृत एल्कोहल कहते हैं। इस प्रकार जो एल्कोहल का निर्माण होता है उसे हम विकृत एल्कोहल कहते हैं। रंग बिरंगे एल्कोहल को विकृत एल्कोहल कहते हैं। अब दूसरा हमारा मुख्य कार्बन का मुख्य यौगिक है एथेनोइक अम्ल। दूसरा हमारा मुख्य यौगिक है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है CH3COOH। दो कार्बन के कारण यहाँ पर एथ प्लस ओइक अम्ल, COOH के कारण COOH क्रियात्मक समूह होने के कारण यहाँ पर ओइक अम्ल लगेगा और यहाँ पर बनकर हमारा एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। एथेनोइक अम्ल का साधारण नाम एसिटिक अम्ल भी होता है। एथेनोइक अम्ल का दूसरा नाम एसिटिक अम्ल भी होता है और यह कार्बोक्सिलिक समूह COOH समूह से जुड़े होते हैं, COOH समूह से संबंधित होते हैं। सिरका या विनेगर, जल में एसिटिक अम्ल के 5 से 8% विलयन को सिरका कहते हैं। यदि जल प्लस एसिटिक अम्ल उसमें सिर्फ एसिटिक अम्ल की मात्रा 5 से 8% हो और बाकी बचा हुआ 92 से 95% हमारा जल हो तो ऐसे विलयन को हम सिरका कहते हैं। एसिटिक अम्ल की सिर्फ 5 से 8% विलयन को हम सिरका कहते हैं और इसका व्यापक रूप से उपयोग हम अचार के परिरक्षक में करते हैं। जब हम बाजार से जो अचार लाते हैं तो वो अधिक खट्टा होता है और वो लंबे टाइम तक चलता है, तो अचार को खराब होने से बचाने के लिए हम विनेगर सिरका का उपयोग करते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल, महत्वपूर्ण बिंदु है, 1 नंबर का सवाल वन लाइनर यहाँ से पूछा जाता है कि जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, उसका गलनांक 290 केल्विन होता है और यह ठंडे मौसम में आसानी से जम जाता है। यह ठंडे मौसम में, सर्दी के मौसम में आसानी से जल जाता है, इसलिए एसिटिक अम्ल को हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह ठंड के मौसम में आसानी से जम जाता है। एथेनोइक अम्ल की सामर्थ्य, कार्बोक्सिलिक अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं। HCl जैसे खनिज अम्ल जो जल में पूर्णतः आयनित होते हैं की तुलना में ये दुर्बल अम्ल है, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, ये सभी हमारे प्रबल अम्ल है जो जल में, वाटर में पूरी तरह से आयनित होते हैं और प्रबल ऑक्सीकारक होते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। जबकि इनकी तुलना में जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है वह एक दुर्बल अम्ल होता है। एस्टरीकरण अभिक्रिया महत्वपूर्ण बिंदु है। जब सामान्य एस्टर निम्न अभिक्रिया से बनते हैं। जब अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ की जाती है, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराई जाती है तो यहाँ पर हमारे एस्टर का निर्माण होता है। एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एथेनॉल से अभिक्रिया करता है तो वहां पर एस्टर का निर्माण होता है। यहाँ पर हमारे एथेनोइक अम्ल है और ये हमारा एल्कोहल है। एथेनॉल की अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल से कराने पर हमारे को एस्टर प्राप्त होता है, CH3COO2H5, इसे हम एस्टर कहते हैं। CH3COO2H5 इसे हम एस्टर कहते हैं। उत्पाद एथेनोएट का निर्माण होता है जब एथेनोइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया कराई जाती है। CH3COOH, एथेनोएट जिसे हम एस्टर भी कहते हैं और जल का निर्माण होता है। एस्टर सामान्यतः मृदु गंध वाले होते हैं, मीठी सुगंध वाले होते हैं। इनका उपयोग इत्र बनाने के लिए, स्वादिष्ट कारक, फ्लेवर, किन्हीं भी वस्तुओं में जब हम फ्लेवर डालते हैं, अलग अलग तरह के फ्लेवर डालते हैं, उसमें हम एस्टर का उपयोग करते हैं। यहाँ से एस्टर हमारे लिए मुख्य हो जाता है। इत्र और स्वादिष्ट कारक, फ्लेवरिंग एजेंट होने के कारण एस्टर हमारे लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु बन जाता है। साबुनीकरण, साबुन बनाने की अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जब एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराई जाती है, जब एस्टर की अभिक्रिया NaOH के साथ अभिक्रिया कराई जाती है
तो यह साबुन में बदल जाता है एल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में सोडियम लवण। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं और ये साबुन की तैयारी में महत्वपूर्ण होती है। साबुन की लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। जहां पर साबुन का निर्माण किया जाता है वहां पर बड़ी संख्या में हाइड्रोकार्बन होते हैं और हाइड्रोकार्बन में भी कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं और उनके साथ जब सोडियम और पोटेशियम लवण को जोड़ दिया जाता है, सोडियम पोटेशियम लवण के साथ अभिक्रिया जाती है, तो वहां पर साबुन का निर्माण होता है। लंबी श्रृंखला में पोटेशियम और सोडियम लवण को जोड़ दिया जाता है तो वहां पर साबुन का निर्माण होता है। एथेनोइक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुनीकरण अभिक्रिया। एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार के साथ की जाती है तो यहाँ पर CH3COO सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है। सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है जब एथेनोइक अम्ल CH3COOH की अभिक्रिया क्षार के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो सोडियम एसीटेट का निर्माण होता है जो सोडियम का लवण होता है, और जल का निर्माण भी यहाँ पर होता है। हमारे को यहाँ पर उत्पाद के रूप में सोडियम एथेनोएट या सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। हमें सोडियम एसीटेट नाम याद रखना है। सोडियम एसीटेट मुख्य बिंदु है, यह नाम हमें याद होना चाहिए। जब एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट से कराई जाती है, कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि एथेनोइक अम्ल एक एसिड है, अम्ल है और जब अम्ल की अभिक्रिया कार्बोनेट या हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के साथ की जाती है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्राप्ति होती है। जब सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ की जाती है तो हमें यहाँ पर सोडियम एसीटेट की प्राप्ति होती है, साथ में जल का अणु प्राप्त होता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। यह हम अम्लसार वाले पार्ट में पहले पढ़ चुके हैं। और जब अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराई जाती है, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, तो वापस से सोडियम एसीटेट की प्राप्ति होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है। यहाँ पर हमारे उत्पाद में सोडियम एसीटेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नया बिंदु हम पढ़ेंगे साबुन और डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।